आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 4 का, और इस सबक का उन्वान है जन्मदिन। बच्चों ये एक मलयाली कहानी है और इस कहानी को उर्दू में तर्जुमा किया है। मलयाली कहानी वैकूम मोहम्मद बशीर की लिखी हुई है, जो मलयाली ज़ुबान के अहम फ़नकार हैं। मलयाली ज़ुबान को फ़रोग़ देने में बहुत बड़ा हाथ है और हमारी तहरीक आज़ादी के आप अहम रुकन रहे हैं। गांधी जी से आप मुतासिर रहे हैं। और वैकूम एक जगह का नाम है जो केरल के अंदर है, जहां इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई थी। उसी जगह के नाम को अपने नाम के साथ आपने निस्बत दे दी, मंसूब कर लिया, और इसी नाम के साथ आप ताउम्र अपने तख्लीकात वगैरह लिखते रहे। आपकी जो तख्लीकात है, कहानियाँ हैं, अफसाने हैं, ये हकीकत निगारी के ऊपर जुड़े मुबनी रहे हैं। आपने जो कुछ भी लिखा है वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों को लिखा है, अपनी ज़िंदगी के पेजों को, अपनी ज़िंदगी के आईनों को आपने दुनिया के सामने रखा है, दुनिया के सामने पेश किया है। यहाँ पर बच्चों जन्मदिन कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें मुसन्निफ ने अपने जन्मदिन का हाल बयान किया है। जो भी कहानी ये लिखते हैं सच्चाई के साथ लिखते हैं, हकीकत को ज़िंदगी को उतारते हैं। यहाँ भी आपने अपनी ज़िंदगी के एक दिन को उतारा है, एक दिन की हकीकत बताई है, और ये बताया है कि उनके एक दिन जो आम दिन होते हैं उनकी तरह ही जुड़े हुए हैं, वतन की आज़ादी के लिए तहरीक से जुड़े हुए हैं। इस वजह से अंग्रेज़ इनके ख़िलाफ़ हैं, अंग्रेज़ों की मुखालिफत की वजह से गिरफ्तार होने का डर है, अंग्रेज़ों के सताए जाने का डर है, तो इन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया है, अपना वतन केरल छोड़ दिया है। और उसको छोड़ने के बाद एक गुमनाम से मुल्क के अंदर हैं, अनजान जगह के ऊपर हैं, और उस जगह के ऊपर इनका जन्मदिन आया है। वो जन्मदिन किस तरह से गुजरता है, क्योंकि अमूमन आम इंसानों के लिए जो जन्मदिन होता है वो खुशियों का दिन होता है। बहुत सारी खुशियाँ उस दिन नसीब होती हैं, केक वगैरह काटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तरह तरह की दुआओं से उस शख्स को नवाजा जाता है जिसका जन्मदिन हो। लेकिन हमारे मुसन्निफ वैकूम मोहम्मद बशीर का जन्मदिन मुफलिसी में गुजर रहा है, बदहाली में गुजर रहा है, क्योंकि अपना मुल्क छोड़े हुए हैं, छिप कर रह रहे हैं। कोई मुआशी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई आमद का जरिया नहीं है, कोई काम इनके पास नहीं है, परेशानी के अंदर इनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। तो वो परेशानी इनके जन्मदिन के ऊपर भी है। अब जन्मदिन इनका परेशानियों में गुजरेगा, फाकों के अंदर जन्मदिन गुजरेगा, पूरा दिन निकल जाता है, एक चाय तक इनको नसीब नहीं होती। तो इस जन्मदिन का इन्होंने हाल बयान किया है, रुदात बयान किया है, साथ ही जहनी कश्मकश और जो कौम के लिए कर रहे हैं वो भी कुछ अल्फाज में चीज़ें इन्होंने इस कहानी के अंदर पेश की हैं। इस सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम वैकूम मोहम्मद बशीर की ज़िंदगानी के हवाले से और वैकूम मोहम्मद बशीर की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। यहाँ मैं सबक का दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में और इसके बाद के तीसरे हिस्से में हम जन्मदिन जो कहानी है इसका मुताला करेंगे। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है कहानी को, और इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो इस सबक से मुतालिक दरसी किताब में कुछ सवालात दिए गए हैं, उन सवालों के जवाबात उसी हिस्से के अंदर हम हासिल करेंगे। तो वो हिस्सा सवालों के जवाबात के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है सवेरे से 11:30 बजे तक। इस सबक को जन्मदिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किस्सा इसका टाइम के साथ बताया गया है, किस वक्त क्या इनके साथ हादसे पेश आते हैं, क्या वाक़या इनका चल रहा है। तो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं और 11:30 बजे तक की कहानी इस हिस्से में है, और 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की कहानी अगले हिस्से में है। तो हम शुरू करते हैं जन्मदिन, जो वैकूम मोहम्मद बशीर की मशहूर कहानी है। जन्मदिनम इसका असल नाम है, जो मलयाली ज़ुबान के अंदर है। ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है, उर्दू ज़ुबान में आसानी के साथ आपने पेश किया है। जिस तरह से बामुहारा ज़बान मलयाली में इस्तेमाल की गई है, बशीर साहब ने इस्तेमाल की है, उसी तरह सिद्दीकी साहब ने उर्दू में इसको सबक को दिलचस्प बनाया है, खूबसूरत अंदाज में तर्जुमा किया है। शुरू होती है हमारी कहानी बच्चों। तो ये मकराम की 8वीं तारीख है और आज मेरा जन्मदिन है। मुसन्निफ ये कहानी लिख रहे हैं और अपने हवाले से बात बता रहे हैं, खुद के हवाले से ही। तो मकराम मलयालम यानी केरल का जो महीने होते हैं, अलग से महीने के नाम हैं। जिस तरह से हिंदी महीने होते हैं, अंग्रेज़ी महीने होते हैं, उर्दू महीने होते हैं, उसी तरह से केरल के अंदर भी महीनों के नाम अलग से राइज हैं। तो ये मकराम एक महीने का नाम है। मकराम, धनु, कृश्चम, वृश्चकम, इस तरह से उनके नाम अलग से बने हुए हैं। तो मकराम वो महीना है जो जनवरी और फरवरी के बीच में आता है, यानी 15 जनवरी के आसपास ये शुरू होता है और 15 फरवरी 14 फरवरी के आसपास ये खत्म हो जाता है।
ये राशि के हिसाब से जुड़े हुए महीनों के नाम है। मकर राशि होती है एक, तो उससे मकराम महीने का नाम दिया गया है। तो ये मकराम एक महीने का नाम है, आप याद रखें। तो मकराम की 8वीं तारीख है और आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपने मामूल के खिलाफ सुबह सवेरे ही उठ गया, नहा धोकर खद्दर की कमीज, धोती और सफेद कैनवास के जूते पहने और आराम कुर्सी पर तकिया लगाकर बुझे हुए दिल से दराज हो गया। आज मकराम की 8वीं तारीख है। मुसन्निफ कहते हैं कि मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के ऊपर मैं आज और दिनों से जल्दी उठ गया हूं। मेरा मामूल ऐसा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी उठूं, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गया हूं। अपने मामूल के खिलाफ सवेरे जल्दी उठ गया हूं। अब नहा धोकर खद्दर की कमीज पहन ली है। खादी के कपड़े ये पहना करते थे। गांधी जी से मुतासिर थे, गांधी जी से मुलाकात कर चुके थे, तो गांधी जी जो कहते थे, जैसा करते थे, ये उनकी तकलीद किया करते थे, उनकी तायद किया करते थे और उन्हीं के अंदाज में रहते थे। तो नहा धोकर तैयार होकर ये बैठ गए हैं। मेरा पड़ोसी मैथ्यू जो बीए का तालिब इल्म था, मुझे इतने सवेरे बेदार देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने मुस्कुराकर पूछा, हेलो, गुड मॉर्निंग। उसने अंग्रेजी में कहा, जी। मैंने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। सवेरे जल्दी उठ गया है। पास में ही उसका पड़ोसी मैथ्यू है और मैथ्यू इसको गुड मॉर्निंग कहता है, ये भी अपने गुड मॉर्निंग का जवाब देता है। बच्चों, कहानी हम पढ़ रहे हैं और पसे मंजर में आपको बता चुका हूं। आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो मुसन्निफ है ये एक वतन परस्त आदमी है। ये मुहिब्बे वतन शख्स है जो अपने वतन की मोहब्बत के लिए अपना वतन छोड़कर आया है। आजादी की तहरीक में ये हिस्सा ले रहे थे, केरल के अंदर सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जब केरल के अंदर इनके ऊपर रेड पड़ी, पुलिस ने इनका पीछा किया, गिरफ्तारी के वारंट निकल गए, तो पुलिस से बचने के लिए ये अलग अलग मुल्क के अंदर, अलग अलग सूबे के अंदर जाते हैं मुल्क के, और वहां अपना वक्त ये गुजारते हैं। तो अब ये अपने मुल्क से, अपने वतन से दूर आ गए हैं, केरल से दूर आ गए हैं, किसी और सूबे के अंदर है हिंदुस्तान के, और उस सूबे के अंदर ये अंग्रेजों से बचे हुए हैं। वहां पर कोई इनको नहीं जानता है। थोड़े दिन से रह रहे हैं तो आसपास के पड़ोसी और जो कुछ होटल वाले इनको जानते हैं, बाकी ज्यादा वाकफियत इनकी नहीं है। तो ज्यादा जानकारी इस शहर में नहीं है, इस शहर में नए हैं, सिर्फ कुछ आध लोग ही जिनकी वजह से यहां पर हैं वही इनको जानते हैं। तो ये गुमनामी की जिंदगी यहां पर जी रहे हैं। तो ये जो पसे मंजर है, इस पसे मंजर में ही आपको पूरी कहानी पढ़नी है। इसको जहन में रखना है अपने, कि वतन की आजादी के लिए ये अपने मुल्क से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने घर वालों से, अपने जो स्कूल की जो साथी थे उन साथियों से भी दूर है। बहुत कम उम्र के अंदर है अभी ये, तो सबसे दूर ये अपनी जिंदगी छुप के गुजार रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग कर दिया। उसने पूछा, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए, क्या कहीं जाना है? नहीं, मैंने बताया, आज मेरा जन्मदिन है। आपका बर्थडे? उसने अंग्रेजी में पूछा। जी हां, खुशी का यह दिन तुम्हारी जिंदगी में बार बार आए। और हमारे मुसन्निफ ने मैथ्यू का शुक्रिया अदा किया। मैथ्यू को जब पता चला कि इनका आज जन्मदिन है, इनका बर्थडे है, तो इनके लिए इसने दुआएं दी, दुआओं से नवाजा और इन्होंने शुक्रिया करके आगे बढ़ गए। मैथ्यू अपने दांतों में ब्रश दबाए हुए गुस्ल खाने में दाखिल हुआ। चारों तरफ से शोरगुल की आवाजें आ रही थी, क्योंकि एक चहल पहल वाला, आबादी वाला इलाका था। मैथ्यू तो उनसे बात कर रहा था, थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे, बात की, उसके बाद मैथ्यू अंदर चला गया। मुसन्निफ वहीं कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके आसपास से आवाजें आ रही हैं शोरगुल की, यानी बच्चे कॉलेज के आसपास, कॉलेज वगैरह हैं, होटल वगैरह हैं, रास्ता है, चले फिरने वाली गाड़ियां हैं, तो उनका शोर शराबा मुसन्निफ के कानों में जा रहा है। उन मिली जुली आवाजों में प्यार के नगमे भी शामिल थे। वो लोग तालिब इल्म और क्लर्क थे। क्या उनमें से किसी को कोई परेशानी थी? उनके लिए जिंदगी तो बहुत खुशगवार थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे एक कप चाय किस तरह मिल सकेगी। अब यहां से नफ्सियात के मुताबिक वो बात करेंगे, ज़हनी कशमकश अपनी बताएंगे, नफ्स में क्या चल रहा है, किस तरह की उलझन में है, वो हमारे सामने आनी शुरू हो रही है। तो आवाजें आ रही हैं, चहल पहल की आवाजें आ रही हैं, चिल्लाने पुकारने की आ रही हैं, कुछ प्यार के नगमे भी चल रहे हैं, यानी कुछ गाने वगैरह भी सुने जा रहे हैं। तरह तरह की आवाजें हमारे मुसन्निफ के कान में जा रही हैं। तो वो उन आवाजों को सुन रहे हैं कि ये जो आवाजें जिनके घरों से आ रही हैं वो कितने खुश हैं। सब खुशी के अंदर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, किसी को कोई दुख नहीं है, किसी को कोई जिंदगी के अंदर रंज नहीं है, उनकी जिंदगी खुशगवार है। लेकिन हमारे मुसन्निफ की जिंदगी खुशगवार नहीं है। हमारे मुसन्निफ के पास तंगहाली है, तंगदस्ती है। सुबह उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, नहा धो लिए हैं, आज जन्मदिन है,
अब नहा धोने के बाद सुबह हम सबसे पहले चाय का इंतजार करते हैं कि कॉफी होनी चाहिए, चाय होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुसन्निफ को ये सोचना पड़ रहा है कि अब चाय का इंतजाम कैसे होगा, कहां से होगा। कोई जरिया नहीं है कि जहां से चाय एक कप इनको मिल जाए। सुबह सवेरे उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, लेकिन चाय के मुंतजिर हैं। दोपहर का खाना यकीनी था। यकीनी मतलब यह पक्का था कि दोपहर का खाना मिल जाएगा, क्योंकि इनके एक दोस्त ने इनको दावत पर दी थी, इनको मद्दऊ किया था कि मेरे घर आना और वहां में हम खाना साथ में खाएंगे। लेकिन अभी तो बड़ा मसला चाय का था कि चाय का इंतजाम कैसे किया जाए। इसी सोचो फिक्र में ही बैठे हुए थे। और यकीनी जो था दोपहर का खाना, तो ये बता रहे हैं कि कल जब मैं बाजार जा रहा था तो हामिद ने मुझे बगैर किसी वजह के दोपहर के खाने की दावत दे दी थी। वो एक मामूली सा शायर लेकिन अमीर आदमी है, लेकिन मैं लंच के वक्त तक बगैर चाय के नहीं रह सकता। तो जो शाम का दोपहर का खाना है, लंच का इंतजाम इनका हो चुका है। हामिद नाम का एक छोटा शायर है जो इस शहर में रहता है, छोटा शायर है लेकिन बड़ा अमीर आदमी है। उसने कल मुलाकात के अंदर इनको दावत दे दी थी। अब दावत दे दी तो लंच का इंतजाम तो हो गया है, दोपहर के खाने की दावत दी थी, लेकिन अभी चाय कहां से पी जाए। चाय की वजह से ये परेशान है। अब दोपहर तक ये चाय के बगैर नहीं रह सकते। बच्चों, चाय की जब तलब लग जाती है तो इंसान परेशान होता है। जो चाय पीने वाले हैं, मतलब चाय से बहुत खुश रहते हैं चाय देखते ही, तो कभी जब उनको चाय नहीं मिलती है तो सर दर्द का सा एहसास होने लग जाता है, परेशानी हो जाती है, आंखें बंद सी होती हैं, परेशान हो जाता है चाय नहीं मिलने की वजह से। तो जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या जिनकी आदत होती है कि सुबह उठते ही चाय पीना है, उनके साथ ये बात होती है। यहाँ मुसन्निफ का भी यही हाल है, चाय नहीं मिली है सुबह से, अब सर दर्द वगैरह शुरू हो रहा है, परेशानी इनकी शुरू हो रही है, चाय का इंतजाम नहीं हो रहा। कमरे में बैठकर मैं अंदाजा लगाया कि मैथ्यू का बूढ़ा नौकर उसके लिए चाय बनाने में मसरूफ है। मेरा कमरा मैथ्यू के बावर्ची खाने का स्टोर बना हुआ था। मालिक मकान ने 8 आने माहवार पर मुझे किराए पर दिया था, यानी ज्यादा रुपये नहीं थे। तो जो सबसे सस्ता कमरा है वो कमरा मैथ्यू के किचन का स्टोर था, छोटा सा था जिसमें स्टोर का सामान वगैरह रखा हुआ था। वही कमरा किराए के ऊपर इसने मकान मालिक ने दे दिया था। वो इसलिए क्योंकि किराया देने के इनके पास पैसे नहीं थे, बस रुकने के लिए साया चाहिए था, तो उनको 8 आने के अंदर वो मिल गया था। ये पूरी इमारत में सबसे छोटा कमरा था। मेरी आराम कुर्सी, मेज, अलमारी और पलंग के बाद मुश्किल से सांस लेने की जगह बचती है। अहाते की दीवार से घिरी 3 इमारतों के तमाम कमरों में तालिबे इल्म और क्लर्क रहते हैं। मैं वाहिद आदमी हूं जिसे मकान मालिक पसंद नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि मैं पाबंदी से किराया अदा नहीं करता हूं। जो दूसरे लोग हैं इस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो तालिबे इल्म है, इल्म हासिल करने के लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों से यहां पर आए हैं, जो अच्छे खाते पीते घरों से ताल्लुक रखते हैं। उनके घर वाले उनको वक्त के ऊपर पैसा रुपया जो भी भेजना है भेज देते हैं, तो ये वक्त के ऊपर किराया देते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ते हैं और मजे करते हैं। दूसरे लोग जो हैं वो क्लर्क हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी भी माहाना तनख्वाह आती है, उस तनख्वाह के बदौलत ये भी वक्त के ऊपर किराया देते हैं और इनकी जिंदगी खुशहाल गुजर रही है, जितने भी लोग उस बिल्डिंग में रह रहे थे। लेकिन इकलौता शख्स यही मुसन्निफ है, यही कहते हैं कि मैं ही इकलौता शख्स हूं कि जिससे हमारा मालिक मकान खुश नहीं रहता। वो इसलिए क्योंकि मैं वक्त के ऊपर किराया नहीं देता, और वक्त पर किराया नहीं देने की वजह यही है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया नहीं है। जब खाने के लिए रोटी वक्त के ऊपर नसीब नहीं हो रही है, रोटी के लिए वो दावत का इंतजार कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ आज तो खाना मिल ही जाएगा, यकीनी है। यकीनी का मतलब यह है कि आज मिलना यकीनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि पिछले दिनों के अंदर इनके फाके रहे हो, फाका कशी के अंदर जिंदगी इनकी गुजरी हुई हो। तो बहुत खराब हालात के अंदर जिंदगी गुजर हो रही है। दूसरे जो लोग हैं वो बहुत अच्छाई से आराम से रह रहे हैं। अब वो आराम से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो तहरीक आज़ादी में शामिल नहीं है। उनको वतन की आज़ादी से मतलब नहीं है, उनको वतन की गुलामी की जंजीरों को देखने के बाद तकलीफ नहीं होती है, अंग्रेज़ों को देखकर तकलीफ नहीं होती है, तो वो खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जबकि मुसन्निफ वतन की आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए अपने घर को छोड़ चुके हैं, अपने काम को छोड़ चुके हैं, अपनी आमद के ज़रियों को छोड़ चुके हैं और अब परेशानियों के अंदर दर दर भटक रहे हैं। तो ये दिखाया गया है कि एक मुहिब्बे वतन
कितनी परेशानियों के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। देखने में लगता है कि बड़ा नाम है, बड़ा काम किया है वतन के लिए, लेकिन उसके पीछे किस तरह की परेशानियों के साथ लगी हुई हैं, ये छोटे छोटे हालात उन्होंने दिखाए हैं। क्योंकि जब आप वतन की आज़ादी के लिए निकल जाते हो, जद्दोजहद करने लग जाते हो, तो काम वगैरह का आपके पास वक्त नहीं रहता। खाने के लिए रुपये कहाँ से आए, पहनने के लिए कपड़ा कहाँ से आए, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कहाँ से करें। बहुत सारे मसले एक मुहिब्बे वतन के साथ लग जाते हैं, मुहिब्बे वतन के साथ आ जाते हैं। और जबकि यहाँ तो इनको रोटी कपड़े के साथ ही अपने लिए छत का इंतजाम नहीं करना था, क्योंकि वहाँ पर इनका गिरफ्तारी का डर है। इनकी जगह के ऊपर अंग्रेजों ने पुलिस पीछे लगा रखी है, CID पीछे लगा रखी है, कई तंजीमें इनके पीछे लगी हुई हैं कि किसी तरह से इनको पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। तो बड़े छुप के अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो परेशानी के अंदर इनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है। बहुत सारे लोग इस बिल्डिंग के अंदर हैं, लेकिन यही को मकान मालिक पसंद नहीं करता, क्योंकि ये वक्त के ऊपर किराया नहीं देते हैं, अपने किराए के अंदर ये कमी बेशी करते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने घर से दूर हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं और कर्ज लेने का कोई जरिया भी नहीं है। ये ख्यालात मुसन्निफ के जहन में आ रहे हैं, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और जन्मदिन पर उसके ये हाल है कि सुबह से इतना वक्त हो गया है और अभी तक उसको चाय भी नहीं मिली है। उठ गया है, सुबह जल्दी उठ गया है, नहा धोकर कपड़े पहन लिए हैं, तैयार हो गया है, लेकिन चाय खरीदने के भी उसके पास पैसे नहीं है। और फिर खाने का इंतजाम की बात करी उसने कि खाना भी कहीं और जाकर खाएगा, खाने के भी उसके पास पैसे नहीं है। मुफलिसी के अंदर जिंदगी गुजर बसर हो रही है। और ये आज जन्मदिन का हाल नहीं है, ये रोज का ही यही हाल है। रोजो शब उसके इसी तरह से गुजरते हैं, पूरी जिंदगी उसकी घर से बाहर इसी तरह से गुजर रही है, घर से दूर होने के बाद इसी तरह से निकल रही है। तो कहता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं और कर्ज लेने का कोई जरिया भी नहीं है, शहर से दूर है, यहाँ कोई जानकार नहीं है, दोस्त और जो घर वाले हैं वो सब अपने मुल्क की तरफ है, अपने वतन की तरफ हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा शख्स इसको नजर नहीं आता कि जिससे ये कर्जा ले ले। किताबों की अशात से कुछ रुपये इसको मिल जाते हैं, लेकिन वो भी कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, इस तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये परेशान है और कर्ज लेने का कोई जरिया भी इसको नजर नहीं आ रहा है। और जो कपड़े इसने पहने हुए हैं वो खुद मेरे दोस्तों के हैं, कोई चीज भी ऐसी नहीं जिसे अपना कह सकूं। मैथ्यू ने जब मुझे जन्मदिन पर बहुत सी नेक ख्वाहिशात पेश की तो मेरा दिल गमजदा हो गया। मुफलिसी का आलम बता रखा है। मैंने आपको बताया कि चाय का इंतजाम करने के लिए भी उसके पास कुछ रुपये नहीं है। इतना मुफलिस हमारा मुसन्निफ इस वक्त है, क्योंकि शहर से बाहर है, अपने लोगों से दूर है और नए शहर के अंदर काम वगैरह ढूंढने में, दूसरी चीज़ों के अंदर बहुत पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें खर्च होती हैं। तो वो इनके पास नहीं है खर्च करने के लिए। रहने के लिए जगह किसी तरह इसने करी है, यहाँ तक कि इसके जो पहने हुए कपड़े हैं वो कपड़े भी इसके खुद के नहीं हैं, दोस्तों से उधार मांगे हुए हैं, दोस्तों के कपड़े इसने पहन रखे हैं। क्योंकि इसकी वजह भी यहाँ पर बच्चों साफ आ रही है कि इसने जो कपड़े पहन रखे थे तो पहचाने जाने के डर से इसने अपने कपड़े तब्दील कर लिए, अपने दोस्तों से अपने कपड़े बदल लिए थे। क्योंकि पुलिस से छिप कर ये यहाँ पर रह रहे हैं, CID इनका ताकुब कर रही है, पीछा कर रही है CID, और भी दूसरे जो महकमे हैं पुलिस के अलावा वो भी हमारे मुसन्निफ के पीछे हैं, क्योंकि तहरीक आज़ादी से जुड़े हुए हैं और इनकलाब की तैयारी चल रही है, हुकूमत के खिलाफ बगावत की तैयारी चल रही है। तो हुकूमत ऐसे लोगों को जो बगावत करते हैं, तहरीक आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर वो शहर छोड़ देते। उसके बाद भी उनको ढूंढा जाता था, हर आदमी के ऊपर शक किया जाता था कि कहीं ये बागी तो नहीं है, कहीं ये तहरीक आज़ादी का मतवाला तो नहीं है, और फिर उसे गिरफ्तार करके उसके ऊपर जुल्म सितम किए जाते थे। तो यहाँ इनके साथ भी यही हाल था, भागे हुए हैं, तहरीक के अंदर हिस्सा लेने की वजह से, बगावत में शामिल होने की वजह से, इनकलाब की तैयारी करने की वजह से हुकूमत के सामना इनका हो गया है। अब हुकूमत से भागे हुए हैं और मुफलिसी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। नए शहर में हैं, वहां पर कपड़े भी इनके नहीं है। दोस्त जो इनके पास थे, यानी इनके पड़ोसी जो थे मैथ्यू, सुबह इनको जल्दी उठा हुआ देखकर इनको जन्मदिन की मुबारकी दी है, लेकिन अब जन्मदिन की मुबारकी लेने पर इनको खुशी महसूस नहीं हो रही, इनका दिल गमजदा हो गया। और गमजदा क्यों हो गया? क्योंकि जन्मदिन खुशी का दिन होता है, लेकिन मुसन्निफ के हालात ऐसे हैं कि उस दिन खुशियां नसीब में नहीं हैं।
ना कोई दोस्त है, ना कोई जानकार है, ना ही कोई खाने पीने की चीजें इनको मिल रही हैं। इस तरह की जिंदगी इनकी गुजर बसर हो रही है कि आगे बताया जाएगा कि उस जिंदगी से जिंदगी ना होना ही बेहतर माना जा रहा है। इस अंदाज में इनकी जिंदगी शहर से बाहर दरबदर गुजर हो रही है। 7 बजे का वक्त हो गया है। मुझे याद आ रहा है, आराम कुर्सी पर बैठते हुए मैंने सोचा कम से कम इस रोज मुझको गलत काम से बचना चाहिए। कम से कम आज के रोज, कौन से रोज? जिस रोज मेरा जन्मदिन है, मुझे गलत कामों से बचना चाहिए। अब कौन कौन से गलत काम मुसन्निफ सोचता है, हमारा किरदार सोच रहा है कि कौन से गलत कामों से बचना चाहिए, किन गलत कामों से दूर रहना चाहिए। तो वो कहता है आज के दिन मुझे किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए और आज कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। यानी असल में वो काम जो गलत नहीं है, ये कर्ज ले रहा है तो अपनी मजबूरी के बाइस, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कपड़ों का इंतजाम नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, मकान मालिक तगादा करता है, उसको भी रुपया पैसा देना होता है, इसलिए मुसन्निफ कर्ज लेते हैं। लेकिन कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से इनको गालियां पड़ती हैं, इनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, कर्जदार ताने मारते हैं। तो ये समझते हैं कि ये गलत काम है। तो ये कह रहे हैं कि आज के दिन मैं किसी से कर्ज नहीं लूंगा, कम से कम आज के दिन मैं अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारूंगा। तो कर्ज नहीं लेना चाहिए आज मुझे, आज कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, यानी आज कोई ताना मारने वाला नहीं आना चाहिए, आज मेरी तरफ से किसी की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि किसी का दिल दुखे। वो अहद कर रहा है अपने मनी मन, आज के मैं को मेरे उन सैकड़ों रंग से, रंग बदलते चेहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए जो माजी के सफेद स्याह शब रोज में नजर आ रहे हैं। माजी के सफेद स्याह शब रोज, काला और सफेद जो भी इसने माजी के अंदर किया है, आज उससे मुख्तलिफ जिंदगी गुजारना चाहता है, क्योंकि आज इसका जन्मदिन है, आज मुसन्निफ के लिए खास दिन है। आज के दिन को ये अपने गुजरे हुए दिनों से अलग रखना चाहता है। गुजरे हुए दिन कौन से? जो जद्दोजहद में गुजर रहे हैं, भागा दौड़ी में गुजर रहे हैं। वो दिन जिन दिनों के अंदर अलग अलग रंग बदलते हुए कभी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं, कभी अपने लोगों के खिलाफ हो जाते हैं, कभी बगावत पर उतर जाते हैं, कभी किसी बात के ऊपर अपने लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उन चीजों से ये दूर रहना चाहते हैं। ये अपने रंग बदलते चेहरे बता रहे हैं इसे, क्योंकि जब मुजाहिद आज़ादी होते हैं उनका अहम मकसद मुल्क की आज़ादी होता है। उस आज़ादी की राह में जो भी आएगा वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, वो उसकी खिलाफत करेंगे, उससे दूर रहेंगे और उसके जो भी उसकी मजम्मत कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मुसन्निफ भी उन्हीं बातों को याद कर रहा है कि माजी में इसने अपने लोगों के खिलाफ भी खड़ा हुआ है, माजी के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भी इसने खूब जितने हाथ आजमाने थे हाथ आजमाए हैं, लेकिन आज इन सब चीजों से दूर रहेंगे। आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन को जन्मदिन की तरह मनाया जाएगा, आज कर्ज नहीं लिया जाएगा, आज कोई अलग तरह की बात नहीं की जाएगी, आज कोई बुरी बात नहीं की जाएगी, आज पुराने माजी में गुजरे हुए दिनों की जो यादें हैं उनको ताज़ा नहीं किया जाएगा, उनको वहीं छोड़ दिया जाएगा। यानी मैं अपने गुजरे हुए मैं से अलग मैं बनूंगा। आज का जो मैं हूं वो मेरे पिछले दिनों से अलग होना चाहिए। यहां आज के मैं यानी मुसन्निफ कह रहा कि आज का मैं अपने गुजरे हुए दिनों से, गुज़िश्ता सालों से अलग में होना चाहिए। आज मेरी उम्र कितनी हो गई? पिछले साल के मुकाबले में 1 बरस और बढ़ गया हूं, लेकिन पिछले साल कितनी थी यह भी मुसन्निफ को नहीं मालूम। मसरूफियत में पता ही नहीं चलता कि कब जिंदगी गुजर जाती है, कब जन्मदिन निकल जाते हैं, कितने जन्मदिन इस तरह से गुजार दिए हैं। लेकिन आज का जन्मदिन इसलिए अहम हो गया है क्योंकि सुबह से भूखा है, खाना वगैरह नहीं खाया, छुपा हुआ रह रहा है, तो इतनी भागादौड़ी नहीं है। आज सारी बातें सोचने का मौका मिला हुआ है और ये जो मौका मिला हुआ है, इस मौके के अंदर मुसन्निफ अपने गुज़िश्ता वक्तों को, गुज़िश्ता कारनामों को, गुज़िश्ता कामों को याद कर रहा है। और वो कहता है कि आज मैं पिछले साल से 1 साल बड़ा हो गया हूं, लेकिन पिछले साल में कितना था इसका अंदाजा लगाता है। 26 नहीं, 32 या 37 या 47 कितना हुआ कुछ अंदाजा नहीं है। हर साल इसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। आज मैंने बताया क्योंकि ये मसरूफियत कम है, इसकी अपने कामों के अंदर नहीं है,
तो ये आज के दिन क्या है वो बता रहा है कि आज का दिन मैं कितना हो गया हूं। और पिछले गुज़िश्ता सालों का इनको खुद को पता नहीं है कि कितने साल इनकी जिंदगी के निकल चुके हैं, कितने साल इसकी जवानी के खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों, ये जो सबक है ये कहानी मुसन्निफ के जवानी के दिनों की है। यहां 26 साल की उम्र इसकी हो सकती है। अभी यहां पर पूरा नहीं बताया गया है कि कितने साल की उम्र मुसन्निफ की यहां हो गई, लेकिन जो हमने सवाने हयात का मुताला किया तो उसमें बताया गया है कि पहली तख्लीक 27 साल की उम्र में लिखी आपने। तो 27 साल पहले लिखी तो आपने तब लिखी थी जब जिंदगी के सारे तजुर्बात आपने हासिल कर लिए थे, ये आपकी भागा दौड़ियां कम हो गई थी। तो 27 साल से पहले आपने खूब भागा दौड़ी की, दरबदरी के अंदर आप रहे, मुल्क से बदर रहे, अपने घर से दूर रहे, अपने साथियों से दूर रहे, खाना बदोशाना जिंदगी आपने गुजारी। वो जिंदगी 27 साल पहले गुजारी थी, यानी 27 साल की उम्र से पहले। और 27वें साल के अंदर आपने लिखना शुरू कर दिया था, उसके बाद फिर जेल वगैरह गए, वहां आपकी जिंदगी थी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये उम्र इनकी 26 हो, लेकिन मुसन्निफ को अब कुछ पता नहीं है कि कितनी उम्र है, क्या है, कुछ मालूम नहीं है, अंदाजा नहीं है, खुद को गुमशुदगी से अंदाज आलम है, क्योंकि भागते भागते एक शहर से दूसरे शहर का सफर करते में ही वक्त गुजर रहा है, उम्र गुजर रही है, पता नहीं कब से भाग रहे हैं, कब से फरारी काट रहे हैं, तो कोई अंदाजा नहीं है। मुसन्निफ कहते हैं 26 भी हो सकती है, मेरी 32 भी हो सकती है, और मेरी 47 भी हो सकती है, अंदाजा नहीं है यहां पर कितनी है। हम खुद अपनी तरफ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 26 साल की उम्र इस वक्त हो सकती है। मेरा जहन बेहद परेशान था। मैंने उठकर आईने में देखा, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं। एक खासा मुनफरिद चेहरा, ऊंची और कुशादा पेशानी, ठहरी ठहरी आंखें, एक खमीदा तलवार की तरह बारीक मूछें, बहैसियत मजमूई बुरा नहीं था। परेशान हो रहा था मुसन्निफ अपने बारे में सोच के, अपने हाल को देखकर परेशान था कि किस तरह से मेरी जिंदगी गुजर बसर हो रही है। क्या यही जिंदगी सही मायनों में की जिंदगी है? क्या जिंदगी को ऐसा होना चाहिए? क्या मैं इतने बुरे काम कर रहा हूं, इतनी बुराइयों के अंदर मैं मुब्तला हूं कि मेरी जिंदगी इतनी खराब तरीके से गुजर हो रही है कि मुझे खाना पीना भी वक्त के ऊपर नहीं मिलता है, और ये जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो परेशानी के हालत में ही खुद उठ जाते हैं, थोड़ी देर सोचते हैं, टहलते हैं, और आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखते हैं, और फिर बताते हैं कि मेरा चेहरा देखने में इतना बुरा भी नहीं है, दिखने में तो मैं अच्छा ही दिखता हूं, बहैसियत मजमूई बुरा नहीं है। मजमूई तौर पर यानी मूछें, चेहरा, नाक और भवें वगैरह, चेहरा बनावट, नाक नक्शा वगैरह कुल मिला के बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। इस सोच के दौरान मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जिससे मुझे धक्का लगा, और वो चीज क्या थी? मेरे कान के ऊपर काले बालों के दरमियान सफेद लकीर सी दिखाई दे रही थी, यानी उम्र निकल रही थी, हाथ से छूट रही थी। सफेदी जब इंसान अपने चेहरे के ऊपर, अपने बालों के अंदर पहली बार देखता है तो उसको अपनी कमतरियों का एहसास होता है। वो मुजस्समा बना रहता है खूबसूरती का कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, गुरूर में, तकब्बुर में जिंदगी का सर बसर करता है। लेकिन जब ये सफेदी आ जाती है ना, तो ये सारा गुरूर तोड़ देती है, इंसान को सच्चाई दिखा देती है कि तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। मुसन्निफ ने जब पहली बार अपना सफेद बाल देखा तो उसे एक धक्का सा लगा, नोच के उस बाल को बाहर निकाल दिया। मैंने कोशिश करके उसे खींचकर निकाल दिया। फिर मैं अपने सर पर हाथ फेरने लगा। पुश्त पर से मेरा सर खासा हमवार था, पुश्त के बराबर था। सर से हाथ घुमाते हुए पीछे तक लेकर आए और अपने आप को निहार रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या हूं, कैसा हूं। सर पर हाथ फेरने के दौरान मुझे सर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मुमकिन है कि चाय ना पीने की वजह से हुआ हो। सुबह से इतना वक्त होता जा रहा है और चाय नहीं मिली है, तो जब सर के ऊपर हाथ फेरा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। और वो दर्द की वजह भी मुसन्निफ बताते हैं कि दर्द की वजह यह है कि मैंने सुबह से चाय नहीं पी। हो सकता है कि इसी वजह से हो रहे हैं। वक्त आगे बढ़ता है, 9 बज जाते हैं। बैठे बैठे ही वक्त निकलता चला जा रहा है। पूरे दिन की रुदात बयान की है, जन्मदिन किस तरह से गुजरा वो पूरा वाकया बताया गया है। 11:30 बजे तक का वाकया इस हिस्से के अंदर है, और 2 बजे से रात को 10 बजे तक का वाकया अगले हिस्से के अंदर है, जिसका हम मुताला कर रहे हैं। तो अभी 9 बज चुके हैं। 9 बजे मुसन्निफ घर से बाहर निकले हैं। घर से बाहर निकलकर अपने करीब ही एक होटल के ऊपर गए हैं, जहां चाय नाश्ते वगैरह का इंतजाम रहता है। उस होटल के ऊपर गए तो उस होटल के मालिक ने आपको हिकारत से देखा। क्यों? क्योंकि मुसन्निफ वहां भी कर्ज लेकर खाना खाते हैं, यानी उधार खाना खाते हैं,
और वो वक्त के ऊपर नहीं चुका पाते। होटल वाला हिकारत की नजर से देखता है, इस नजरों से देखता है जैसे खा जाएगा। तो 9 बजे वो होटल के ऊपर पहुंच चुके हैं, दोबारा आज फिर होटल के ऊपर गए हैं। होटल के मालिक ने दूर से देख लिया और वो चेहरा बिसूरता हुआ अंदर वापस चला गया। होटल का मेला कुचेला छोकरा जिसने चाय बनाई थी नकद पैसे मांगने लगा। अब चाय के लिए वहां पर जाकर बैठ गए हैं। चाय तो आ रही थी, लेकिन चाय के आने से पहले वो लड़का आ गया जो होटल के ऊपर नौकरी करता है, उसका काम करता है मालिक का। उसने आते ही पैसे मांगने शुरू कर दिए कि पहले पैसे दो फिर चाय मिलेगी। मुसन्निफ के पास पैसे कहां से थे? पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि कल दे दूंगा, लेकिन लड़के ने कहा कि मुझे तो ये हुक्म दिया गया है, होटल मालिक की तरफ से ये हुक्म मिला है कि आपसे उधार का वास्ता नहीं रहेगा, पहले पैसे दीजिए उसके बाद आपको चाय दी जाएगी। मुसन्निफ को यहां से भी आगे निकलना पड़ा क्योंकि पैसे का इंतजाम नहीं है। और फिर जन्मदिन है आज, तो जन्मदिन तो मुसन्निफ को पता है कि मेरा जन्मदिन है, मुसन्निफ के लिए खुशी का दिन है। होटल मालिक के लिए थोड़ी खुशी का दिन है कि वो इनको फ्री में खिला देगा, उधार देता रहेगा रोज बरोज। तो यहां पर बताया गया है कि मुसन्निफ अपने जन्मदिन के दिन कितना परेशान हो रहा है, कितनी मुफलिसी में इसका वक्त गुजर रहा है। तो होटल वाले ने उसको देखा और चेहरा बिसूरता हुआ अंदर वापस चला गया। चेहरा बिसूरता, टेढ़े मेढ़ी शक्लें बनाता हुआ, गुस्सा करता हुआ उनको देख के अंदर चला गया। यानी मुसन्निफ का सामना ये करना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है कि मुसन्निफ को इसको पैसा या चाय देनी पड़ती। तो इसने छोरे को आगे कर दिया, जो लड़का था होटल वाला, मेला कुचेला छोकरा। पैसे मांगने लगा छोकरा। तो मुसन्निफ कहते हैं, मैंने कहा अरे भाई पैसे कल दे दूंगा। उसे मुझ पर एतबार नहीं था, आपने कल भी यही कहा था। ये वो लड़का कहता है। लड़के से कहा चाय के लिए, लड़के ने पैसे मांगे, चाय मंगवाई लड़के से। तो लड़के ने कहा कि पहले पैसे दीजिए उसके बाद चाय मिलेगी आपको। मुसन्निफ ने कहा कि पैसे कल दे दूंगा, आज क्या जल्दी, क्यों पैसे मांगते हो? तो लड़के को गुस्सा आ गया, उसको मुसन्निफ के ऊपर भरोसा नहीं था। बोला आपने तो कल भी यही कहा था कि आप कल मुझे पैसे दे देंगे, लेकिन आपने पैसे दिए? आपने पैसे नहीं दिए, तो आपको आज नकद ही देने पड़ेंगे। नकद के अंदर आपको चाय मिलेगी, वरना चाय यहां पर नहीं मिलेगी। उसने पलटकर जवाब दिया, मुझे ख्याल था कि मुझे आज कुछ पैसे मिल जाएंगे। मुसन्निफ कह रहे हैं लड़के से कि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कहीं से पैसे मिलने वाले हैं और मिल जाएंगे, लेकिन आज पैसे नहीं मिल पाए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका रहा हूं। तो कल पैसे आ जाएंगे, मैं कल दे दूंगा। लड़का जवाब देता है, मुझे हुक्म है कि जब तक पहले के पैसे ना दे दें आपको चाय नहीं दी जाए। ओह, लड़के को हुक्म दिया हुआ है उसके मालिक ने, होटल मालिक ने, क्योंकि वो तो अंदर चला गया। अब वो मुसन्निफ का सामना नहीं कर रहा, एक लड़के को, छोटे लड़के को सामने कर दिया है और वो मुसन्निफ से बहस कर रहा है कि नहीं आपको चाय नहीं मिलेगी, पहले पुराना हिसाब चुकता कीजिए। जो आपने पहले उधार चाय ले रखी है, उधार नाश्ता कर रखा है, पहले उसके पैसे यहां पर रखिए, उसके बाद आपको नई चाय मिलेगी, नया सामान मिलेगा। मुसन्निफ हैरत में पड़ जाता है बेचारा, ओहो करता है और उसके बाद खामोश हो जाता है। वहां से निकल गई ये कहानी, आगे आई। 10 बज गए हैं, अब अभी तक चाय हलक में नहीं गई है, अभी तक खाने का इंतजाम नहीं है, अभी तक कोई ऐसी चीज इनको नहीं मिली है कि जिससे इनके सवेरा खुशगवार हो सके। 10 बजे मेरे होंठ सूख गए, मेरा हलक खुश्क हो रहा था और दोपहर की सख्त गर्मी की वजह से मेरा दिल बोझिल हो रहा था। अभी तक कोई नाश्ता वगैरह नहीं मिला है, तो होंठ सूख गए हैं, हलक सूख रहा है, तेज गर्मी है, दोपहर का वक्त होने वाला है। 10 बजे ही आप जानते हो गर्मियों के मौसम में कितनी तेज गर्मी पड़ती है और किस तरह का मौसम, किस तरह के हालात हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो चाय का शौकीन होता है, तो सुबह होते ही अगर चाय नहीं मिले तो फिर वो परेशान रहता है। यहाँ पर मुसन्निफ का भी यही हाल है। तो इसी सख्ती के अंदर, परेशानी के अंदर बेचारा बैठा हुआ अपनी आराम कुर्सी के ऊपर आराम कर रहा है, अपने सोचो ख्याल में बैठा हुआ है कि अचानक इसी लम्हे 8-10 साल की उम्र के पतले दुबले जर्द चेहरे वाले 2 ईसाई लड़के लकड़ी की खड़ाऊ बेचते हुए मेरे दरवाजे पर आए। 2 बच्चे लकड़ी की खड़ाऊ बेचने के लिए मुसन्निफ के दरवाजे के ऊपर आते हैं। मुसन्निफ सामने ही कुर्सी लगाए हुए बैठे हुए हैं, आराम कुर्सी के ऊपर हैं। तो उन लड़कों की तरफ देखते हैं। लड़के कहते हैं कि ये खड़ाऊ है, 3 आने जोड़ा है। ये उन्होंने आवाज लगाई, 3 आने जोड़ा, यानी खड़ाऊ में आपके लिए लेकर आए हैं, इसको खरीद लीजिए। मुसन्निफ इनकार कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आगे जाओ। लेकिन लड़के वहां रुक जाते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो देखते हैं कि इतने बड़े घर के मालिक हैं, मालिक समझते हैं उसको, पढ़ा लिखा समझते हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हैं,
अच्छी आराम कुर्सी है और फिर दिखने के अंदर भी पढ़े लिखे लगते हैं, तो वो लड़के उनको सर कहते हैं कि सर आपको लेनी पड़ेगी, आप नहीं लोगे तो कौन लेगा। वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं लूंगा। तो लड़के कहते हैं लेकिन अगर आप जैसे लोग भी नहीं खरीदेंगे तो फिर कौन खरीदेगा। लड़कों मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। ओह, ये कहते हुए लड़के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि लड़कों को पता नहीं था कि पैसे नहीं है। बार बार जिद कर रहे थे लड़के कि हमारी खड़ाऊं ले लीजिए। जब मुसन्निफ ने कहा कि मेरे पास जरूरत भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं नहीं ले सकता, वरना लड़के तो देने ही वाले थे, कह रहे थे कि अगर आप जैसे लोग भी नहीं खरीदेंगे तो फिर कौन खरीदेगा। लड़कों को मना करा, लड़के आगे चले गए। उनके चेहरों पर बेएतबारी थी, यानी कोई तवज्जो नहीं दी उसके बाद उन्होंने, और वो आगे निकल गए चुपचाप। वो इतने मासूम थे कि जाहिर के पीछे हकीकत को नहीं समझ पाए। जाहिर के पीछे हकीकत, यह मुसन्निफ अपनी खुद की बात कर रहे हैं। मैंने अभी बताया कि मुसन्निफ आज सुबह जल्दी उठे हुए हैं, जन्मदिन है, नहा धोकर तैयार हो गए हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, धोती बढ़िया शफाफ पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, अचकन के पास कुछ और कपड़े वगैरह डाल रखे हैं, अपने जूते वगैरह पहन रखे हैं कैनवास के, और आराम कुर्सी के ऊपर आराम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है, दिखने में बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या है, यह तो जाहिरी रूप हो गया इनका, जो नजर आ रहा है, जो सामने जाहिर है। लेकिन पोशीदा क्या है? पोशीदा यह है कि ये कपड़े भी मांगे हुए हैं, ये जूते भी मांगे हुए हैं, ये आराम कुर्सी वगैरह कुछ मुसन्निफ का नहीं है, ये सब किसी ना किसी का दिया हुआ है, किसी ना किसी का रहम खाया हुआ है। मुसन्निफ तो सुबह से भूखा बैठा हुआ है, एक आना नहीं है कि उससे चाय और नाश्ते का सामान ही मंगवा सके। इस तरह के हालात हैं। तो मुसन्निफ को हंसी आती है उन बच्चों की मासूमियत के ऊपर। वो कहते हैं कि बड़े मासूम बच्चे हैं कि जाहिर के पीछे जो पोशीदा राज है उस बात को नहीं देख पा रहे हैं, ये उस राज को नहीं देख पा रहे हैं। तो मुसन्निफ को सर कह रहे हैं। मेरे कपड़ों, मेरी आराम कुर्सी को देखकर मुझे सर कहकर मुखातिब किया जाता है, लेकिन आराम कुर्सी, कमीज, धोती, जूते, इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। इसलिए मुसन्निफ फिर गमज़दा हो जाते हैं कि ये सब दिखावा है, दिखावे के लिए मेरे पास सब कुछ है, अच्छे कपड़े मैंने पहन रखे हैं, आराम कुर्सी के ऊपर आराम कर रहा हूं, अच्छे मकान के अंदर मैं रह रहा हूं, लेकिन असल में क्या है, इसके पीछे की हकीकत कौन जानता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपना जिसको कह सकूं वो एक शय मेरे पास नहीं है, एक आना मेरे पास नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि हां मैं इसका मालिक हूं। गमज़दा हो जाते हैं हमारे मुसन्निफ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहां तक कि मेरा बदन भी क्या मेरा अपना है? हिंदुस्तान का हर शहर मैंने घूमा है। अब यहां पर फिर नफ्सी कश्मकश इनके बीच में चलती है। वो कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, यहां तक कि मेरा बदन भी क्या मेरा अपना है? जिस्म के ऊपर भी शायर का, मुसन्निफ का हक नहीं है, क्योंकि इस जिस्म को भी इन्होंने जंग आज़ादी के अंदर वक्फ कर दिया है। पता नहीं कब पकड़ लिया जाए, कब फांसी के ऊपर लटका दिया जाए, कब किसी मुकदमे के अंदर फंसा दिया जाए और बरसों तक जेल में डाल दिया जाए। ये जिस्म भी इनका नहीं है। तो परेशान है कि आज मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूं। ये जिस्म है तो ये जिस्म भी हकीकत में मेरा नहीं है, ये भी मैंने अपने मुल्क के नाम वक्फ कर दिया है, मैंने अपने हिंदुस्तान के नाम पर इसको वक्फ कर दिया है। इसके बाद फिर ख्यालातों में गुम है मुसन्निफ और कहते हैं कि हिंदुस्तान का हर शहर मैंने घूमा है और कितनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से रहता रहा हूं। क्यों मुख्तलिफ जगहों पर क्यों घूमे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर क्यों घूमे हैं? मुसन्निफ की ये जो कहानी है बच्चों, ये उनकी हकीकी जिंदगी है। जिंदगी के अंदर भी उन्हें अंग्रेजों की मुखालिफत की वजह से अपना केरल छोड़ना पड़ा था और छिपकर हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों के अंदर अलग अलग वक्त के अंदर रहे हैं, अलग अलग भैंस अख्तियार करके रहे हैं, अलग अलग काम किए हैं इन्होंने। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट के अंदर आपने कयाम किया है, कुछ कुछ वक्त के लिए हर जगह रुके हैं। और जब राजस्थान से ताल्लुक की बात आती है तो मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ वक्त आपने हमारे जिले अजमेर में भी गुजारा है। अजमेर के अंदर भी मुसन्निफ जिंदगी के कुछ कयाम किया है, जिंदगी कुछ वक्त यहां पर गुजारे हैं। और जहां भी रहे हैं वहां एक नया नाम, नया पेशा, नया अंदाज लेकर रहे हैं, नए रंग के साथ रहे हैं। छोटे छोटे काम आपने किए हैं, जहां जैसी आपको आमद हो सकती थी, जैसी जरूरत होती उसी काम के अंदर आप लग जाते और अपना वक्त गुजारते। सिर्फ वक्त निकालना था कि किसी तरह अंग्रेज उनका पीछा छोड़ दें और जो मामला रफा दफा हो जाए तो दोबारा फिर नया भेष इख्तियार करके फिर से सरगर्मियों के अंदर शामिल हो जाए। इस तरह से ये अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो फिर उस
फरारी के आलम में इन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर गए हैं, हर तरह के लोगों को देखा है, हर तरह के काम इन्होंने करे हैं, वही तजुर्बे इन्होंने हासिल किए हैं। मेरा खून, मेरा गोश्त पोस्त और मेरी हड्डियां तक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान की मोहब्बत इनकी रग रग में बसी हुई है, तो ये अपनी हर चीज को हिंदुस्तानी करार दे रहे हैं कि मेरा जिस्म तो क्या, जिस्म के एक एक आज़ा हिंदुस्तानी है, सब खालिस हिंदुस्तानी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कराची से कलकत्ता तक, दरअसल हिंदुस्तान के तकरीबन हर हिस्से में मेरे दोस्त मौजूद हैं। मर्द औरत, मेरे सभी दोस्त एक एक करके मेरे जहन में आ रहे हैं। आज जब ये फ्री बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, जन्मदिन है आज, उस वक्त सारे ख्याल इनके जहन के अंदर आ रहे हैं, अपने सारे दोस्तों को याद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने, यानी ऊपर से नीचे और दाएं बाएं दोनों तरफ के जितने भी शहर हैं जहां ये गए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से कराची, वो भी उस वक्त हिंदुस्तान में आता था, तो कराची तक के अंदर आप सफर करके आए हैं, कराची में भी कयाम कर कर आए हैं, हर जगह आप हैं और वहां जहां भी रहे हैं वहां इनके दोस्त बने हैं, वहां इनके साथी रहे हैं, वो साथी वो दोस्त इनको याद आ रहे हैं। बहुत सारे इनके अपने हैं, लेकिन मुसन्निफ को इसलिए ख्याल आ रहा है कि इतने अपने होते हुए भी आज ये बेगाने की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इतने सारे चाहने वाले होते हुए भी, इनके ऊपर जान कुर्बान करने वाले होते हुए भी आज मुसन्निफ अपने खुद जिंदगी से परेशान हो रहे हैं। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, 1 वक्त की चाय का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, मुफलिसी के अंदर जिंदगी गुजर हो रही है। तो ये ख्याल सारी चीजें आती हैं। हम भी सोचते हैं कभी हमारे पास कुछ नहीं होता कि इतने सारे जानने वाले हैं, इतने सारे हमारे दोस्त हैं, इतने सारे हमारे मिलने वाले हैं, लेकिन जब खुशियों में शरीक होने का मौका मिलता है तो फिर कोई साथ में नहीं होता। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा मौका बन जाता है, पैसा रुपया सब होता है, लेकिन खुशियां बांटने वाले दोस्त अहबाब साथ में नहीं होते, घर वाले साथ में नहीं होते, तो उस वक्त ये सारी चीजें ख्याल आती हैं। तो इसी तरह से आप सोच के देखें कि अगर आपके साथ इस तरह के हालात होते, इस तरह के वाकयात होते, तो क्या गुजरती दिल के ऊपर, किस तरह की जहनियत होती, किस तरह का हमारी सोच व फिक्र होती, हम क्या सोचते, क्या करते। उस तरह से आप अपने आप को रखकर यहां पर देखें, अपने आप को रखकर यहां पर सोचें। तो कहने को तो बहुत सारे दोस्त हैं, मुल्क के हर हिस्से के अंदर दोस्त मौजूद हैं, कोने कोने के अंदर दोस्त मौजूद हैं, लेकिन आज कहां हैं सारे दोस्त? सब अपने अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी ज़रूरियात पूरी करने में लगे हुए हैं, तहरीक के अंदर जिसको जहां जो काम दे रखा है उस काम में लगे हुए हैं। जहां नए शहर में मुसन्निफ है, यहां पर कोई इनके साथ नहीं है। पूरे चांद की चांदनी की तरह मुअत्तर मेरी मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, फैल जाए मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे जानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला कौन है? ये तो सबसे मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि मेरी मोहब्बत जिस तरह से चांद पूरे हिंदुस्तान में रोशनी फैलाता है, मेरी मोहब्बत भी पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। मेरी मोहब्बत सबके लिए है, लेकिन सबकी मोहब्बत मेरे लिए किसकी मोहब्बत है? सबकी मोहब्बत कहाँ है? सबकी मोहब्बत अपने आप से है, अपने कामों तक महदूद है। यहां कुर्बानी का जज्बा जो हमारा है, इसको कौन देख रहा है? कौन हमारी कद्र कर रहा है? कौन हमारी मदद कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सब अपने अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं। मिस्टर मैथ्यू अपने कामों में लगे हुए हैं, वो होटल वाला अपने कामों के अंदर लगा हुआ है, मकान मालिक वो अपने कामों के अंदर लगा हुआ है। सब अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, सब अपने मकसद पूरे कर रहे हैं। अपनी अपनी फिक्र है, अपने से आगे कोई आगे नहीं सोच रहा कि आगे मुल्क भी है, आगे ख़राब हालात भी हैं, आगे गुरबा भी हैं जिनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं सब कुछ हूं, लेकिन वाकईतन मैं क्या हूं? पूरा मुल्क मेरा है, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी सबसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन आज की हकीकत देखिए कि आज क्या है, मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। ना मेरा नाम है, ना मेरा काम है, ना मेरी पहचान है। आज गुमनामी के अंदर जिंदगी गुजर बसर हो रही है, क्योंकि नाम भी बदल रखा है, पहचान भी छुपा रखी है, रुपया पैसा भी नहीं है तो कुछ खरीदी भी नहीं हो सकती, कुछ खाने पीने का इंतजाम भी नहीं हो सकता। हर चीज के लिए दूसरों की तरफ तकना पड़ता है, दूसरों की तरफ हाथ बहलाना पड़ता है। मुझे कितनी तकलीफ होती है, दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी। दर्द की वजह से सर उठाने में भी तकलीफ हो रही थी। बेहतर है कि मैं जाकर खाना खाऊं। दर्द चाय की वजह से है या फिर उस ख्यालात की वजह से है कि जिसकी वजह से मुसन्निफ अकेला पड़ गया है,
हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कश्मकश कर रहे हैं, अपना घर बार सब छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ हालात ये हैं कि कोई चाय देने वाला भी नहीं है, चाय पूछने वाला भी नहीं है। ये मुजाहिदीन आज़ादी के हाल थे बच्चों, बिल्कुल सच्चे हालात थे, इसी तरह के हालात थे। हमें लगता है कि बड़े बड़े नाम जो आज आसमान में छाए हुए हैं, जिनकी अजमत पुकारी जाती है, उनके नगमे गुनगुनाए जाते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी उनको मिली है, लेकिन आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े बड़े हादसे सहे हैं, बड़े बड़े सदमे सहे हैं, खुद भूखे पेट रहकर हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया है, हमें खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की है। उन्हीं की कुर्बानी का नतीजा है कि हम आज आज़ाद घूम रहे हैं, हम आज आज़ाद बने हुए हैं। ये उन लोगों की जो हमसे पहले निकल गए हैं, हमसे पहले आज़ादी के लिए लड़े हैं, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। तो उनके लिए सही खराज यही होगी कि हम उनको याद रखें, उनके लिए अपने मन में अकीदत रखें, उनके जज्बे को सलाम करें, उनको याद करें। यही सबसे बड़ा खराज अकीदत हम उनको पेश कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियां नहीं भूली जा सकती, नहीं भूलने वाली हैं। सर में दर्द हो रहा है मुसन्निफ के, बहुत सारे ख्यालात इनके जहन में आए थे अभी कि हिंदुस्तान के कोने कोने में घुमा हूँ, बहुत सारे दोस्त मेरे हैं, लेकिन वो दोस्त कहाँ हैं? कोई नहीं है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं और यहाँ भी किसी को कोई परवाह नहीं है। मुसन्निफ कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है इसलिए हो रहा हो कि मैंने चाय नहीं पी है, चाय नहीं पीने की वजह से सर में दर्द हो रहा है। वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो मुसन्निफ ने सोचा कि अब चाय का तो इंतज़ार करना बेकार है। सोच रहे हैं कि चल के अब खाना ही खाया जाता है, और खाने का इंतजाम कहाँ था? हामिद के घर, मिस्टर हामिद के घर इनको खाना खाना था, जो एक नए शायर थे, लेकिन शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्स थे, एक अमीर शख्स थे, अमरा में इनका शुमार होता था। तो उनके यहां आज इनकी दोपहर की दावत थी। अब ये वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी सरदर्द की हालत में मुझे 1 मील की मुसाफत तय करनी है, लेकिन कम से कम भरपेट खाना तो मिल जाएगा। सोच रहे हैं कि हामिद का घर यहां से दूर है, सरदर्द हो रहा है, लेकिन अब सरदर्द की हालत में ही ये 1 मील की दूरी, ये मुसाफत मुझे तय करनी है। 1 मील दूर करके मैं हामिद की दुकान पर जाऊंगा और फिर हामिद के साथ उसके घर की तरफ चला जाऊंगा। तो करनी है, लेकिन मजबूरी है कि सफर तो कर लूंगा, खाना तो मिल जाएगा कम से कम, वरना ये सर दर्द और खाना नहीं मिला तो फिर क्या हाल होने वाला है। तो खाने के इंतजाम के लिए ये उस सर दर्द के अंदर, उस परेशानी में, उस कश्मकश के अंदर भी वहां से निकलते हैं और हामिद की दुकान तक जाते हैं। वक्त हो गया है अब 11 बजे का, 11 बज गए हैं, हामिद दुकान पर नहीं था। क्या वो घर चला गया? खुद सोच रहे हैं। हामिद की दुकान पर गए कि यहां से हामिद के साथ चले जाएंगे। हामिद ने आज इनको दावत दी है, दोपहर के खाना इनके साथ खाना है, लंच साथ में करेंगे, इस तरह की बातें हामिद ने कही थी। तो हामिद अब दुकान पे नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि क्या हामिद घर चला गया? ज्यादा मुनासिब होगा कि वो मुझे अपने साथ ले चलता, यानी वो चला गया है, लेकिन अच्छा यही होता कि मैं आता तब साथ चलता, हम दोनों उसके घर तक साथ जाते। लेकिन मुसन्निफ सोच रहे हैं कि हो सकता है कि खाने पीने का इंतजाम करना हो, जरूरी काम हो, तो वो मुझसे पहले अपने घर चला गया है। मुमकिन है वो भूल गया हो, मैं उसके घर जाऊं तो। ज़हनी कश्मकश है बच्चों ये। जब इंसान मुफलिस होता है तो कई तरह की मजबूरियां उसके सामने होती हैं। जब मुफलिसी नहीं होती, खाने पीने का इंतजाम होता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जब मुफलिसी होती है तो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, खुद एतबारी भी खत्म हो जाती है। और यही हाल मुसन्निफ के साथ हो रहा है। हामिद दुकान पर नहीं मिला है, सोच रहे हैं कि घर पे चला गया होगा। अब मैं घर जाऊं या ना जाऊं, क्या अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मुझे घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब 11:30 बज गए हैं, घर पहुंच गए हैं हामिद के 2 मंजिला घर के आहनी दरवाजे बंद हो चुके हैं। आहनी यानी लोहे के दरवाजे। घर के बाहर पहुंच गए हैं, लोहे का दरवाजा बड़ा सारा घर के बाहर लगा हुआ है, 2 मंजिला घर बताया गया है, दरवाजे बंद हैं। मैंने खटखटाया, मिस्टर हामिद? एक औरत ने जवाब दिया, वो नहीं है। वो कहां गए? कोई जवाब नहीं। तंग आकर वापस जाने से पहले मैंने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। हामिद साहब के घर पे गए तो हामिद साहब तो यहां से गायब हैं। खाने की इनको दावत दे रखी है मुसन्निफ को, लेकिन घर के ऊपर जब मुसन्निफ गए तो हामिद वहां मिले नहीं। दरवाजा खटखटाया तो एक औरत का जवाब आया कि वो तो नहीं है। कहां गए हैं पूछा गया तो कोई जवाब नहीं, खामोश। मुसन्निफ ने एक बार फिर जोर से खटखटाया कि पूछूं तो सही कि कहां गए हैं, कितनी देर में आए हैं। तो फिर मैंने किसी के कदमों की आहट
चूड़ियों की खनखनाहट सुनी। थोड़ा सा दरवाजा खुला, एक जवान खातून दिखाई दी। मैंने उससे पूछा कि हामिद कहाँ गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया है। हामिद के बारे में पूछा। बहुत खटखटाने के बाद देर बाद एक खातून आई। चूड़ियों की खनखनाहट और उसकी कदमों की आहट बताई गई है। किस तरह से मालूम हो गया कि खातून है। दरवाजा उसने खोला नहीं, दरवाजे की आड़ से ही वो बात कर रही है। पूछा कि मिस्टर हामिद कहाँ हैं, तो वो कहती है कि उन्हें एक जरूरी काम आ गया था, तो वो फौरन उस काम के लिए निकल गए हैं। वो कब वापस आएंगे? शाम को देर से आएंगे। शाम को देर से? खाने की दावत तो अभी दी है, लंच के लिए मुझे घर पर बुला लिया है और वो कहीं निकल गए हैं। अब देखिए आप किस तरह से जिंदगी गुजर रही है, किस तरह से वक्त गुजर रहा है। शाम को देर से? जब वो आप वापस आ जाएं तो मेहरबानी करके उन्हें मेरे आने के बारे में बता देना। मुसन्निफ कह रहे हैं कि उनको इत्तला दे देना कि मैं आया था। मैं कौन? मैं तो यहां पर पूछती है खातून, तो क्या मैं क्या नाम बताऊं? मैं कौन हूं? कश्मकश के अंदर जिंदगी गुजर हो रही है, क्योंकि यहां पर नाम तो छिपा रखा है, पहचान तो छिपा रखी है, असली नाम नहीं बता सकते। अब हामिद को क्या नाम बताएंगे? ये नाम बताया और कहीं पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, सीआईडी वालों को पता चल गया कि ये तो वही शख्स है, तो फिर क्या होगा? सारे राज खुल जाएंगे, सारी पोल खुल जाएगी। क्या बताऊं मैं कौन हूं? कोई जवाब नहीं दे सके। ओह कुछ नहीं, मैं क्या बताऊं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर खातून को मना कर दिया कि कुछ मत कहना उनसे, कोई बात नहीं, क्योंकि अपना नाम नहीं बताना चाहते थे। नई पहचान है, नया नाम है, नया शहर है। हामिद से मुलाकात हो गई थी, इसलिए दावत के लिए आ गए थे। अब हामिद नहीं मिला तो उनकी खातून पूछ रही है कि हामिद साहब आए तो मैं क्या नाम बताऊं आपका, कि कौन आया था। मुसन्निफ ने कहा था कि उनसे आए तो कहना कि मैं आया था, लेकिन मैं कौन? मैं की यहां पर कोई पहचान नहीं है, क्योंकि मुसन्निफ गुमनामी के अंदर जिंदगी गुजर कर रहे हैं। नाम छिपाए हुए हैं, पहचान छिपाए हुए हैं। निकल गए वहां से। रेत गर्म खुश्क चीनी की तरह हो रही थी। झील का पानी शीशे की तरह चमक रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बहुत परेशान था। एक तो जहनी कश्मकश चल रही है, तहरीक को, इनकलाब को लेकर नए नए ख्यालात आ रहे हैं। दूसरे, सुबह से चाय नहीं पी है, खाना नहीं खाया है। खाने की जो उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो गई है। मिस्टर हामिद ने लंच की दावत दी थी, लेकिन वो ही नहीं है यहां पर, और शाम को देर तक आने का उनका प्लान है, तो अब तो खाने का इंतजाम कहीं से हो ही नहीं सकता। कमजोरी की वजह से, परेशानी की वजह से मुसन्निफ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। मेरी हड्डियां जल रही थी। भूख और प्यास में फाके से था। मुझे इतनी भूख लग रही थी कि अगर मिट्टी मिलती तो उसको भी खा लेता। मेरी भूख की शिद्दत उसके एहसास की वजह से और बढ़ गई कि मेरे पास खाना हासिल करने का कोई जरिया नहीं है। शब रोज का एक लामुतनाही सिलसिला मेरे सामने था, लेकिन खाना मिलने की कोई तवक्को नहीं थी। मैं नकाहत से गिरा जा रहा था। हामिद के घर से बाहर निकल आए। झील भी रास्ते में पड़ रही है, उसकी रोशनी भी इनकी आंखों को चुंधिया रही है। मिट्टी गर्म हो रही है, गर्मी का मौसम था, तेज गर्मी का मौसम था। भूख प्यास की वजह से हालत खराब है, कमजोरी महसूस हो रही है। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से हड्डियां जलती हुई महसूस हो रही हैं, गर्मी निकलती हुई बाहर महसूस हो रही है। यही हड्डियां चलना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करना, गर्मी महसूस करना, यह हड्डियां जलना है। मुसन्निफ का यही हाल है। वो कहते हैं कि मैं फाके से था। फाका बहुत बड़ी चीज है बच्चों, बहुत बुरी चीज है। दुश्मन को भी फाके नसीब नहीं हो, सबको 2 वक्त की रोटी नसीब हो। यही दुआ करनी चाहिए और यही तवक्को करनी चाहिए कि सबको खाना मिले, सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुसन्निफ आज फाके से थे। कोई उम्मीद नहीं थी खाने की, अभी तक कोई खाना नहीं मिला था, चाय का प्याला तक इनको नहीं मिला था। और भूख इतनी तेज लग रही थी, कह रहे हैं कि अगर मुझे मिट्टी भी खाना पड़ जाती अभी तो मैं मिट्टी भी बैठकर खा लेता, लेकिन अपने वकार की वजह से इस तरह के काम भी नहीं कर सकते। कचरे में उठा के खाने की ख्वाहिश होती है, लेकिन अपने वकार की वजह से, इस अपनी इज्जत की वजह से इस तरह के काम भी ये नहीं कर सकते। और फिर बताते हैं, ज़हनी कश्मकश बता रहे हैं कि मेरी भूख ये समझकर और बढ़ गई कि अब तो खाना मिलेगा ही नहीं। पहले ये उम्मीद थी, थोड़ा सब्र करके बैठे हुए थे कि थोड़े वक्त बाद खाना मिल जाएगा, अभी हामिद के घर पहुंच जाएंगे और वहां खाने का इंतजाम होगा, वहां खाना मिल जाएगा। लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है खाने की, कि खाना कहां से मिलेगा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
होटल वाले ने मना कर दिया है कि वो न खाना नहीं देगा जब तक पैसे नहीं होंगे, और पैसे कहां से लाए जाए? इस अजनबी शहर में कोई मुझे नहीं जानता, मुझे कर्ज कौन देगा? कहां से मैं पैसे लेकर आऊं? कहां से मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अपने काम वगैरह करूं? शब रोज का एक लामुतनाही यानी खत्म नहीं होने वाला सिलसिला। और ये आज की बात नहीं है, ये फाका कशी आज की बात नहीं है, ये शब रोज का सिलसिला हो गया। और शब रोज का भी वो सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, लामुतनाही है, जिसकी इंतहा नहीं हो, रोज का मामूल बन गया है। फाका कशी नसीब में हो गई है, कभी खाना मिल गया तो मिल गया, वरना फिर भूखे दिन गुजारना पड़ता है, भूखे रात काटनी पड़ती है। शब रोज का लामुतनाही सिलसिला इसी को बताया गया है, इसी फाका कशी को बताया गया है कि ये जो दर्द, बेचैनी और इस्तराब की हालत हो रही है, ये जो भूख के प्यास की शिद्दत है, ये कोई आज मेरा जन्मदिन है आज की बात नहीं है, ये पूरे जन्म की ही बात हो रही है, पूरी जिंदगी की बात हो रही है। बस ख्याल इसलिए आता है कि आज जन्मदिन था, जन्मदिन के ऊपर ये चीजें पूरी मिल जानी चाहिए थी, जन्मदिन के ऊपर दुख नहीं मिलना चाहिए था, जन्मदिन के ऊपर रोज की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वो होकर ही रहता है, वो होता ही है। और यहां मुसन्निफ के साथ भी वही हो रहा है। और ये शब रोज का लामुतनाही सिलसिला है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, हमेशा चलने वाला। खाना मिलने की कोई तवक्को नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। मैं नकाहत से गिरा जा रहा था। नकाहत यानी बच्चों कमजोरी होती है, और ये वो कमजोरी मानी जाती है जो बीमारी से उठने के बाद जिस्म में महसूस होती है। नकाहत उस कमजोरी को कहते हैं, और कमजोरी के लिए भी नकाहत का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर नकाहत इसको कहा गया है। तो नकाहत का माने है कि ये रोज फाके हो रहे हैं, बीमारों की जैसी हालत है। तो उन फाका कशी की वजह से जिस्म में कमजोरी आ गई है, जिस्म कमजोर हो गया है, तो वो कमजोरी आज ज्यादा उभर कर आ रही है। आज ऐसा लग रहा है कि चलना फिरना भी दुबारा हो जाएगा। 1 मील की मुसाफत कर ली है, रास्ता तय कर लिया है, दोबारा वापस आना, घर की तरफ आना बहुत भारी पड़ रहा है। बहुत दर्द और गम के अंदर हमारे मुसन्निफ यहां पर मुब्तला हैं। कहते हैं कि मैं नकाहत से गिरा जा रहा था, 11:30 बज गए। मेरे शनासा मेरे पास से इस तरह से गुजर गए कि जैसे उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। शनासा जान पहचान वाले, जो मुसन्निफ को जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे यहां आने के बाद इनकी रग़बत हो गई थी, कुर्बत हो गई थी, वो आज ऐसे निकल रहे हैं जैसे जानते ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मुसन्निफ के पीछे सीआईडी लगी हुई है, पुलिस इनको ढूंढ रही है, नाम पता पूछ रही है। अब कोई इनसे मुलाकात करेगा तो हो सकता है कि इस मुलाकात की वजह से मुसन्निफ को पकड़ लिया जाए। तो इनके जो जान पहचान वाले हैं वो दूर से ही इनसे निकल रहे हैं, और कुछ इसलिए भी निकल रहे हैं कि बिला वजह किसी मामले के अंदर इनको भी फंसा दिया जाएगा, ये भी पुलिस की कैद के अंदर जा सकते हैं, पुलिस का निशाना बन सकते हैं। तो शनासे यानी जान पहचान वाले इनसे निकलते जा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए खुशी की दुआएं करो। ख्वाहिश निकल रही है मुसन्निफ के दिल से कि जन्मदिन की दुआएं मिलनी चाहिए, मेरे दोस्त मुझे पास आके घेर लेना चाहिए। लेकिन वो निकल रहे हैं, करीब करीब से निकल रहे हैं, जान पहचान वाले निकल रहे हैं। तो ऐ मेरे दोस्तों, जरा इधर तो देखो, मुझे आज दुआएं दो, मेरा आज जन्मदिन है। तुम जा रहे हो मुझसे नजरें चुरा चुरा के, तुम जा रहे हो मेरे पास से अपने आप को बचाकर। कहां जाओगे इस तरह से? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हो? क्या मेरा कसूर है? क्या मैंने गुनाह किया है? आज मेरा जन्मदिन है, मुझे नेक ख्वाहिशें दो, मुझे नेक दुआएं दो। मैं अपने आप से सरगोशियों में कह रहा था। सरगोशियां कानाफूसी, जिस तरह से कान को किसी दूसरे के मुंह को किसी दूसरे कान के करीब लाकर बातें की जाती है, उसे सरगोशियां कहते हैं। तो ये भी अब सरगोशियों में यानी खुद ही मन मन बुदबुदा रहे हैं, मन ही मन फुसफुसा रहे हैं। उनके साए मेरे करीब से गुजर गए थे। ऐसा क्यों हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे देखकर मुझसे बात तक नहीं की? मुसन्निफ को भी समझ में आ रहा है कि शायद सीआईडी की वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूरी बना रहे हैं, मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं, मेरे करीब नहीं बैठ रहे हैं, मुझसे आके मेरे हाल नहीं पूछ रहे हैं, मेरी कमजोरी का सबब नहीं पूछ रहे हैं। मन ही मन बुदबुदाते हैं कि ए मेरे दोस्तों, मेरा जन्मदिन है, आज मुझे नेक दुआएं दो, नेक ख्वाहिश दो। लेकिन ये सब निकलते चले जा रहे हैं और पता नहीं क्यों मेरे करीब नहीं आ रहे हैं। क्या ये इस वजह से है? क्या ये इस वजह से तो नहीं था कि एक सीआईडी का आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था? पुलिस का आदमी, सीआईडी का आदमी इनका पीछे लगा हुआ है, ताकुब कर रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है कि क्या वही शख्स है जो केरल में तहरीक में शामिल था, अंग्रेजों की बगावत में शामिल था,
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल था, तो एक सीआईडी का शख्स इसके पीछे है। तो मुसन्निफ सोचते हैं कि क्या इस वजह से मेरे दोस्त मेरे आसपास से जा रहे हैं कि एक सीआईडी का शख्स मेरे पीछे लगा हुआ है, अगर मैं उनके पास दिखूंगा, उनके साथ दिखूंगा, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन दोस्त इनके निकल जाते हैं और फिर वक्त आगे बढ़ता रहता है। 1 बज गए हैं, अब वक्त अपना काम कर रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। 1 बजे का वक्त हो गया है। मैं मिस्टर पी के पास पहुंचा, जो पहले एक अखबार के एडिटर थे और अब एक दुकान के मालिक। मुझे भूख की शिद्दत में मुश्किल से नजर आ रहा था। पी ने पूछा कि इनकलाब आने में कितनी देर है। मिस्टर पी, यहां पर पी एक ऐसा शख्स है जो मुसन्निफ की लिखी हुई किताबों को, मुसन्निफ की लिखी हुई तख्लीकात को अपने नामों से शाये करता है और उसके बदले में बहुत कम रकम मुसन्निफ को दिया करता है, या कभी बार नहीं भी दिया करता था। मुसन्निफ अब अपने नामों से अपनी तख्लीकात नहीं छपा रहे हैं, अपनी किताबें नहीं छुपा रहे हैं, पोशीदा तरीके से अपनी तख्लीकात को छापने के लिए दे रहे हैं और मिस्टर पी खुद के नामों से अपनी मुसन्निफ की तख्लीकात को छाप रहा है। तो इसलिए इसका राज फाश नहीं किया कि मिस्टर पी कौन है। इसको शॉर्ट में इंग्लिश का पी यहां पर कहा गया है। ये मिस्टर पी है, जो किसी का नाम है, लेकिन इसको मुसन्निफ ने पोशीदा रखने के लिए पी के नाम से मुखातिब किया है कि मिस्टर पी के यहां पर चले गए। ये कौन है? एक अखबार के एडिटर थे और एक दुकान के मालिक। रास्ते में ही इनकी दुकान भी है और रास्ते में ही इनका अखबार भी है। जाने का मन नहीं था, लेकिन मिस्टर पी के यहां पर चले गए कि शायद वहां कोई चाय वगैरह मिल जाए, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए। भूख की शिद्दत में मुश्किल से नजर आ रहा था। पी ने पूछा कि इनकलाब आने में कितनी देर है। इनकलाब आने, ये तहरीक है कि यहां पर उस तहरीक की शुरुआत की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों को कब यहां से खदेड़ा जाएगा, कब यहां से निकाला जाएगा। मुसन्निफ कहते हैं बहुत जल्द आने वाला है, यानी बगावत बहुत जल्द शुरू होने वाली है अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये कहते हैं कि बहुत जल्द इनकलाब आने वाला है। वो एडिटर खुश हो जाता है, मिस्टर पी खुश हो जाता है, कहता है आहा, हाँ, क्या कोई खास बात? अरे कोई बात नहीं, बस यूं ही आ गया। मिस्टर पी ने पहले तो खुश हुए इनकलाब की बात सुन के कि हाँ इनकलाब आने वाला है। फिर उससे पूछते हैं कि कोई खास बात है, आप यहाँ कैसे आए, कैसे आना हुआ आपका? तो मुसन्निफ कहते हैं कि नहीं, बस गुजर रहा था रास्ते से और ऐसे ही आ गया। मैं उससे करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बहुत से मज़ामीन उसके नाम से शाये हो चुके थे। अपनी शान दिखाने की गरज से उसने बहुत से पुराने पर्चों को यकजा करके जिल्द बंधवाई थी। चकराते हुए सर के साथ उसको देखने लगा। मुसन्निफ की कई तख्लीकात मिस्टर पी के नाम से छप चुकी थी। मिस्टर पी उसे अपना नाम देकर छापते थे। अब अपना रुतबा जमाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हारे नाम से किताबें, अपनी तख्लीकात, तुम्हारी तख्लीकात छापी तो है, लेकिन मैं भी कमतर नहीं हूं, मैं भी बहुत अच्छा लिखता हूं, मैं भी बहुत अच्छा नस्र निगार हूं, बहुत अच्छा अफसाना निगार हूं, और जिस तरह की तुम्हारी तहरीरें हैं उसी तरह से मेरी है। सिर्फ रुतबा जमाने के लिए, रुआब दिखाने के लिए मुसन्निफ को एक जिल्द बनवा ली पुराने पर्चों की, कहीं कहीं से इधर उधर से जमा कर लिए और उनकी किताब बनवा के और मुसन्निफ को पढ़ने के लिए दी। देखो ये मैंने लिखी है। अब ये भी क्या पता किसी और की लिखी हुई हो, किसी और की चुराई हुई हो। जिस तरह से मुसन्निफ ने इनको दी, उसी तरह से क्या पता किसी और परेशान की, बेचारे की इन्होंने ले ली हो और उनकी भी एक जिल्द बना के, किताब बना के अपने नाम से पेश कर रहे हो। लेकिन मुसन्निफ इस वक्त परेशान है, सर में दर्द हो रहा है, भूख की शिद्दत है, भूख और प्यास से, और फिर ऊपर से थकान और हो गई, इतनी दूर से आए हैं, थके मांदे। पहले तो गए वहां पर और फिर वहां पर आए हामिद के घर से, तो बहुत परेशानी के अंदर उस किताब को उठते हैं और पेज पलटने लग जाते हैं, उसको देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और उससे आवाज आ रही थी, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूं और बहुत थका हुआ हूं। ये दिल की आवाज है, दिल कह रहा था, तेजी से धड़क रहा था, थकान की वजह से, भूख की वजह से, चाय नहीं पीने की वजह से सर दर्द हो रहा था। तो दिल ने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, एक कप चाय पीना चाहता हूं। पूरी शिद्दत से चाहा कि पी से ये बात कही जाए, लेकिन पी को भी इसका ख्याल नहीं है। पी मुझसे चाय के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है? क्या उसे मेरी थकान नजर नहीं आ रही थी? वो संजीदगी से गल्ले के पास बैठा हुआ था। मैं गूंगा बना हुआ गली की तरफ देखने लगा। वो दो भिखारी लड़के कूड़े के ढेर में पड़े हुए एक डोसे के टुकड़े पर झगड़ रहे थे। मेरे पूरे वजूद ने खामोश इल्तिजा की। वहां बैठे हुए हैं पी की दुकान के ऊपर, सोच रहे हैं कि इतनी देर हो गई मुझे बैठे हुए, पी को चाय मंगवा लेनी चाहिए थी अब तक,
पूरा वजूद उनका चाय मांग रहा है, लेकिन अभी तक चाय नहीं आई। पी खामोश बैठा हुआ है, गल्ले के ऊपर बैठा हुआ है, अपनी ग्राहकी कर रहा है और मैं खामोशी से बैठा हुआ हूं। तो ये कहते हैं मैं गली की तरफ देखने लगा, मायूसी से गली की तरफ देखने लगा, तो वहां पर कूड़े के ढेर के ऊपर एक डोसा पड़ा हुआ था। डोसे के टुकड़े के ऊपर दो गरीब मासूम बच्चे झगड़ रहे थे। उनका झगड़ा देखकर, एक खाने की चीज के ऊपर, इन दोनों भूखे हैं, वो दोनों भी परेशान हैं, इतने परेशान और इतने भूखे हैं कि कूड़े के ढेर के अंदर पड़े हुए डोसे को खाने के लिए दोनों लड़ रहे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं। तो उनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हो। तो उनको देखकर ये कहते हैं कि मेरे पूरे वजूद में खामोश इल्तिजा की कि बस कर। वो इल्तिजा क्या थी? वो इल्तिजा ये थी कि देख तेरा हाल है और इन बच्चों का हाल देख, वो भूख प्यास से तुझसे भी ज्यादा परेशान है। तो फिर से इज्जत से तो बैठा हुआ है, लेकिन वो वहां पर एक डोसे के लिए कचरे में से उठा रहे हैं, उसको खाने के लिए तड़प रहे हैं। अब यही हाल हमारे मुसन्निफ का भी है, लेकिन मुसन्निफ उसको जाहिर नहीं कर सकते, उस शिद्दत को जाहिर नहीं कर सकते। तो बस खामोशी इख्तियार कर ली और चुपचाप वहां पर बैठ गए कि अब कुछ नहीं बोलना। कम से कम उन बच्चों से तो मैं ठीक हूं, उन बच्चों की क्या हालत है, उनके पास भी खाना नहीं है, उनके पास भी रोटी नहीं है, मेरे पास कम से कम इतना जरिया तो है कि मैं अभी खामोशी से एक जगह बैठा हुआ हूं। उन बच्चों के पास क्या है जो उस डोसे के लिए लड़ रहे हैं। एक कप चाय पी ने अपना बक्स खोला और उसमें से एक आना निकालकर लड़के को दे दिया। लड़के से चाय मंगवा रहे हैं, चाय लाओ, उसने कहा। मेरी कुछ ढारस बंदी। लड़का चाय लेने के लिए चला गया। पी ने लड़के के लाए हुए चाय का कप लेकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम चाय पियोगे? अब उस वक्त मुसन्निफ को क्या कहना चाहिए था? एक कप चाय मंगवाया है, दो लोग बैठे हुए हैं और वो खुद के लिए मंगवाया है पी ने, लेकिन जब लड़का को चाय लेने भिजा दिया तो मुसन्निफ से पूछ रहे हैं कि क्या आप चाय पियोगे, जबकि देना चाहिए थी चाय। पूछ रहे हैं कि चाय पियोगे। आम इंसान उस वक्त चाय का कप ले लेता, लेकिन मुसन्निफ ने क्या जवाब दिया? मैंने कहा नहीं, और मैं अपने जूते के फीते बांधने के बहाने झुक गया। ये खुददारी है बच्चों, खुददारी का उन्सुर बताया गया है यहां पर कि परेशान है, तंग हाल है, तंग दस्त है, भूखा है, प्यासा है, लेकिन जमीर नहीं मरा है, खुददारी नहीं छोड़ी है, खुददारी को गिरवी नहीं रखा है। चाय का प्याला आता है तो वो जो बेइज्जती के साथ चाय देता है, क्या तुम चाय पियोगे, इस तरह से पूछता है। ये बात मुसन्निफ को बुरी लगती है और वो मना कर देते कि नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो मिस्टर पी शिकायत करते हैं कि तुमने मुझे अपनी कोई किताब नहीं दी, यानी उससे इल्तिजा नहीं कि एक बार मना कर दिया चाय का तो दोबारा आजिज़ी नहीं की कि चाय नहीं, चाय पी लीजिए, आप परेशान लग रहे हैं, आप थके हुए लग रहे हैं। लेकिन नहीं, चाय के प्याले का पूछा, मुसन्निफ ने मना किया और फिर किताब की मांग कर दी कि आप मुझे अपनी नई किताब कब देंगे, आपने दी नहीं अभी तक। मुसन्निफ कहते हैं मैं जरूर दूंगा, मैं उन पर तबसरे पढ़ता रहा हूं, यानी आपकी किताबों के ऊपर तबसरे जो लिखे जाते हैं उन तबसरों का भी मैं मुताला करता रहता हूं। मुसन्निफ कहते हैं खूब। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब दिल बुझा हुआ हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। मैं उठा और सड़क पर चल दिया। हंसने की कोशिश की कि बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी किताबों के तबसरे पढ़ते हैं, लेकिन किताबों की कहां फिक्र है, अभी किसको फिक्र है? अभी तो जिंदगी निकालना भारी पड़ रही है, ये दिन निकालना भारी पड़ रहा है। तो वो वहां से उठे और सड़क की तरफ चल दिए। पीछे पीछे इनकी तवज्जो हल्की सी आई कि सीआईडी का आदमी मेरा ताक़ुब कर रहा है। इनको एहसास हो गया कि मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मेरा इंतजार कर रहा है मेरे आगे पीछे। इनको अंदाजा हो गया कि एक सीआईडी का आदमी इनके पीछे मौजूद है। और यहां पर हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, जो 11:30 बजे तक का किस्सा इसके अंदर मौजूद है। बच्चों, जन्मदिन है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जन्मदिन किस तरह से गुजर हो रहा है, कितनी परेशानियों में गुजर हो रहा है, मुफलिसी के अंदर गुजर हो रहा है। और मुफलिसी लापरवाही की वजह से नहीं है, काम की कमी की वजह से नहीं है। मुसन्निफ अच्छी तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, अच्छी तरह अपने मतलब लिखकर, बहुत सारी तख्लीकात लिखकर पैसा कमा सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम से स्कूल से पढ़े हुए हैं तो अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब वतन के आज़ादी के नाम पर सब चीज़ कुर्बान कर चुके हैं, वतन को अपना हबीब बना चुके हैं, तो इन्हें कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जिन वतन का हबीब बना लिया, अब इनकी ज़िंदगी मुफलिसी में, दर्द के अंदर, परेशानी के अंदर गुजर बसर हो रही है, परेशानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जन्मदिन की रुदात यहाँ पर सुना रहे हैं, वक्त के साथ बैठी हुई है। 11:30 बजे तक की रुदात हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। इसके बाद का वाक़या जो 2 बजे से शुरू होगा वो अगले हिस्से में हम शुरू करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।